वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम एक बेसिक से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है ग्रोथ स्कैनिंग। ग्रोथ स्कैनिंग होती कब है, कितने वीक की प्रेगनेंसी में गायनेकोलॉजिस्ट कराएंगे, और आप आफ्टर दैट स्कैनिंग के बाद यदि इनकेस हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं तुरंत, तो आप अपनी स्कैनिंग रिपोर्ट को कैसे समझेंगे कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है एबनॉर्मल। मेरे पास 4 से 5 रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अपनी खुद की रिपोर्ट से मैंने वीडियो स्टार्ट किया ताकि आपको डाउट ना हो। ये मेरे खुद की रिपोर्ट है जो कि 2021 की है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट के हम ये भी जानेंगे कि इसमें किस टर्म का मतलब क्या है, कितने वीक की प्रेगनेंसी में। देखिए अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, बट ये जो कलर्ड थोड़ी रिपोर्ट दिख रही है मेरी खुद की है, जो रेनबो हॉस्पिटल में करवाई गई थी। और जो प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, जब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, प्लेसेंटा की क्या पोजीशंस होनी चाहिए, कितने वीक की प्रेगनेंसी में बच्चे का वज़न कितना जाएगा, डायमीटर्स क्या है, कितने वज़न का नॉर्मल बच्चा पैदा होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इस स्कैनिंग से कि यहाँ पर जो टर्म्स दिए गए हैं आप नॉर्मल वे में इसको कैसे समझेंगे, नॉर्मल वे में आप इस चीज़ को कैसे समझ पाएंगे। तो स्कैनिंग जो आप देख रहे हैं, ये स्कैनिंग की गई थी 26 दिसंबर 2020 को, आज से 2 दिन पहले ही, लगभग 3 साल पहले। जो कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट स्कैनिंग के ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे ईडीडी दी गई है उस ईडीडी के हिसाब से मेरी डिलीवरी हुई थी, ऐसा नहीं हुआ था। बट यहाँ पर इस स्कैनिंग को हम डिटेल में जानेंगे कि क्या है, किस जो स्कैनिंग यदि आपके हाथ में किसी की भी रिपोर्ट कोई दे दे तो आप उसको कैसे पढ़ के बता। इस स्कैनिंग रिपोर्ट के हिसाब से जो ये स्कैनिंग की गई थी, इस रिपोर्ट के हिसाब से चलिए, और आपके पास कोई सी भी स्कैनिंग इनकेस आती है तो आप उसको कैसे है जो डील कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से कौन सी स्कैनिंग रिपोर्ट पढ़नी है। तो यहाँ पर ये जो स्कैनिंग की गई थी ये हुई थी 35 वीक की प्रेगनेंसी में, जिसको जनरली जो 35 हफ्तों में स्कैनिंग की जाती है इसको कहा जाता है ग्रोथ स्कैनिंग, या फिर जो यूट्रस में, जो गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है उसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है उसके लिए स्कैनिंग की जाती है। तो यहाँ पर यदि ट्विन प्रेगनेंसी रहती हैं तब यहाँ पे क्या लिख दिया जाता है, ट्विन। क्या लिखा जाता है, ट्विन। लेकिन यहाँ पर क्या था, सिंगलटन प्रेगनेंसी थी, मतलब एक ही बच्चा था, इसलिए यहाँ पे हमेशा रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है, सिंगलेटन प्रेगनेंसी, मतलब नंबर ऑफ 1 फीटस, ओनली एक ही फीटस है जो प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एलएमपी क्या है, एलएमपी क्या है और ईडीडी क्या है। तो एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो भी पीरियड्स हैं लास्ट में आए, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन, जैसे पीरियड्स 21 अप्रैल को क्या हुए, स्टार्ट हुए, 21 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुए, तो उसका पहला दिन गिना जाएगा, ना कि 5वां दिन। तो एलएमपी का मतलब क्या होगा, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। फिर होता है यहाँ पर एक और टर्म ईडीडी। ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये डेट कैसे निकाली जाती है, तो इस डेट के अकॉर्डिंग एक जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है मेडिकल में वो क्या होता है, एलएमपी, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन, एलएमपी का कौन सा, फर्स्ट डे, प्लस 9 मंथ, मतलब कि यहाँ पे 9 महीने हैं जो ऐड किए जाएंगे, प्लस 7 डेज, प्लस 7 डेज है जो यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दैट क्या निकल के आएगा, ईडीडी। तो यहाँ पे ईडीडी कैसे निकाली जाएगी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन, उसमें 9 दिन और जोड़ देना है और 7 दिन और जोड़ देना है, तो ईडीडी निकल के आएगी। अकॉर्डिंग टू जो एलएमपी है यहाँ पे इस रिपोर्ट में 21 अप्रैल 2020 क्या था, एलएमपी का पहला दिन, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन। इसमें 9 मंथ जोड़े गए प्लस 7 दिन और जोड़े गए, 9 मंथ जोड़े गए प्लस 7 दिन और जोड़े गए, निकल के क्या आ गया, ईडीडी। अब यहाँ पे 26 जनवरी क्यों निकल के आया, क्योंकि जो 21 अप्रैल से जनवरी तक का ड्यूरेशन तो आपके 9 मंथ में हो गए, लेकिन कुछ मंथ 31 दिन के होते हैं, तो यहाँ पर वो 31 दिन भी ऐड कर दिए गए, इसीलिए यहाँ पे जो निकल के आया क्या आया,
OI डेट 26 जनवरी 2021। अब कुछ भी यहाँ पे आपके पास XYZ, यदि किसी का LMP मान लीजिए दिसंबर 22 है, दिसंबर 25 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे EDD निकल के आएगी। जेस्टेशनल एज का मतलब होता है, एक तो होती है जेस्टेशनल एज कैसे, LMP के बेस पर, मतलब जो LMP के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की गई वो, और दूसरी होती है जो सोनोग्राफी के थ्रू निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कभी कभी ये डिफरेंस देखने को मिल सकता है, जो मैं अभी दूसरी रिपोर्ट दिखाऊंगी उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है 1-2 हफ्तों तक का। तो यहाँ पे जब स्कैनिंग की गई बेस्ड ऑन दैट स्कैनिंग, उस टाइम पे भी जेस्टेशनल एज और जो LMP है जो मैच किया सेम एज निकल के आया। अब हम बात करते हैं कि क्या कार्डियक एक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे आपके FHR, फीटल हार्ट रेट। क्या है, फीटल हार्ट रेट, जो कि कितनी होती है 120 से लेके 160 तक, कितनी 120 से लेके 160 बीट पर मिनट। 1 मिनट में जो गर्भाशय में बेबी है उसका हार्ट 1 मिनट में 120 से 160 बार धड़केगा, वो नॉर्मल कहलाएगा। यदि इससे कम होता है 120 से तो बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, और ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम हो रही है। फीटल मूवमेंट विजुअलाइज है, मतलब जो गर्भ में बच्चा है हिलडुल रहा है, एक्टिव है। यदि बच्चा डल है, मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं, तब प्रॉब्लम की बात है। लेकिन यदि नॉर्मल है, बच्चा हिलडुल रहा है, एक्टिव है, मतलब क्या है यहाँ पे फीटल मूवमेंट विजुअलाइज हो रहे हैं। दूसरा आता है सिफेलिक। क्या है सिफेलिक, क्या किया गया सिफेलिक का मतलब होता है बच्चे का प्रेजेंटेशन। क्या है, बच्चे का प्रेजेंटेशन कैसा है, सिफेलिक है, ब्रीच है, ट्रांसवर्स है कि ऑब्लिक है। तो सिफेलिक का मतलब होगा कि बच्चे का सिर कहाँ पर है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में नीचे की तरफ है। कहाँ पर है, बच्चे का सिर नीचे की तरफ है, मतलब ये नॉर्मल है। फीटल पोजीशन क्या मानी जाएगी, नॉर्मल है। यदि इसी रिपोर्ट में जो यहाँ पे सिफेलिक लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन, इसकी जगह ब्रीच आ जाए, मतलब कि बच्चा उल्टा है। नॉर्मल वे में आप समझें तो क्या समझेंगे कि बच्चा उल्टा है, बच्चे के जो बटक्स है नीचे की तरफ है, और सिर है जो ऊपर की तरफ है। तो इस केस में नॉर्मल डिलीवरी कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर आता है तीसरे नंबर पर ऑब्लिक का मतलब है बच्चा कैसा है, तिरछा है। बच्चे की जो पोजीशन है वो क्या है, प्रेजेंटेशन है वो क्या है, तिरछा है बच्चा। और ट्रांसवर्स में तो बच्चा पूरा इस तरीके से है कि ऐसे केस में यदि जो मैनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू, यदि ड्यूरिंग द जो लास्ट स्कैनिंग हुई है उसके थ्रू यदि डॉक्टर बच्चे को घुमा पाए मैन्यूवर्स के थ्रू तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे केस में सिजेरियन सेक्शन ही प्रेफर किया जाएगा। तो यदि प्रेजेंटेशन सिफेलिक है, क्या है, प्रेजेंटेशन सिफेलिक है, मतलब कि बच्चे का सिर नीचे की तरफ है और बाकी का जो बटक्स है वो ऊपर की तरफ है, और इस केस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ब्रीच है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, मतलब बच्चे के बटक्स नीचे की तरफ है। यदि आपकी स्कैनिंग जो रिपोर्ट आपके पास है उसमें लिख दें कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में बच्चा, मतलब बटक्स नीचे है। ट्रांसवर्स है जो कि ऑब्लिक है, तो ट्रांसवर्स बहुत कम केस में देखने को मिलता है। सिफेलिक सबसे कॉमन 65% केसेस में देखने को मिलता है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं रहती हैं, फुल रहती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि बच्चा डिलीवरी के दौरान किस हालत में है। उसकी FHR जो हार्ट रेट है वो तो नहीं घट रही है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट टर्म में क्या आता है, फंडल पोस्टीरियर ग्रेड सेकेंड। तो यहाँ पे लिख दिया है कि जो प्लेसेंटा। अब यहाँ पे अभी तो हमने बच्चे की बात की, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या प्लेसेंटा के बारे में बात की जा रही है कि प्लेसेंटा कहाँ पर है, फंडल साइड पर है, पोस्टीरियर है, लेकिन ग्रेड सेकेंड में है। किसमें, ग्रेड सेकेंड प्रेजेंटेशन में है। ये देखिए जो नॉर्मली प्लेसेंटा होते हैं, नॉर्मल प्लेसेंटा कैसे हैं, फंडल का मतलब है प्लेसेंटा ऊपर की तरफ है, अपनी सही जगह पर है। कहाँ पर है, सही जगह पर है, फंडल है, मतलब प्लेसेंटा यूट्रस से फुली अटैच्ड है, ऊपर की तरफ है, बच्चे का सिर नीचे की तरफ है। ये मतलब कि एक नॉर्मल कंडीशन हो गई। बच्चा जो प्लेसेंटा की पोजीशन है, यदि एंटीरियर,
इसी स्कैनिंग में कहाँ लिख दें, यदि इसी स्कैनिंग में एंटीरियर लिख दें, फंडल विथ एंटीरियर, यहाँ पे क्या है फंडल पोस्टीरियर। तो देखिए फंडल मतलब यूट्रस की तरह, जो यूट्रस से अटैच है, पोस्टीरियर मतलब कि बैक साइड को है आपका प्लेसेंटा, और यदि एंटीरियर मतलब एब्डोमेन, आपके पेट पे आगे की तरफ को प्लेसेंटा अटैच्ड है यूट्रस लाइनिंग में ही। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि मैंने एब्डोमेन बोला तो आपके स्टमक से अटैच हो गया प्लेसेंटा, ऐसा नहीं। यूट्रस की जो कवरिंग लाइनिंग है यहीं पर प्लेसेंटा एंटीरियर साइड है, मतलब आगे स्टमक जो एब्डोमिनल एरिया है उस तरफ है, पोस्टीरियर मतलब बैक साइड को है, फंडल मतलब ऊपर की तरफ यूट्रस में अटैच है। और यदि यही कहते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया है, अब इसके ग्रेड होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया के ग्रेड्स होते हैं कि कुछ हद तक इंटरनल जो सर्विक्स से ग्रीवा है इसको कवर कर जाए या पूरा कर जाए तो वो क्या कहलाता है प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर की जाएगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया कि जो स्कैनिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पोस्टीरियर ग्रेड सेकंड में प्लेसेंटा है। 3 कॉर्ड जो वेसल्स चेक की जाती हैं, ब्लड वेसल्स 3 होती हैं, 2 आर्टरी 1 वेन। आर्टरी कैरी करेगी क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चे तक लेके जाएगी अम्बलाइकल वेन के थ्रू। फिर यहाँ पे आता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AF5। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, जो एक फ्लूइड होता है, एक सैक बनता है एमनियोटिक सैक, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहेगा जिसमें बच्चा फ्लोट करेगा, क्या करेगा तैरेगा। अब यदि बात करें इस AFI इंडेक्स की तो नॉर्मली कितना होता है, एक टर्म प्रेगनेंसी में हम बात करते हैं तो ये 35 वीक तक तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही 36-37 वीक लगने लगते हैं तो ये फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है। कम होने का मतलब है जो धीरे धीरे क्या होगा कम होते जाएगा, और एंड टर्म तक 800 ml तक है जो नॉर्मल वे में बच पाता है। लेकिन यदि इंडेक्स में आपकी स्कैनिंग में नहीं लिखा जाएगा कहीं पर भी कि 500 ml फ्लूइड है कि 600 ml फ्लूइड है कि 700 ml है, क्लियर कट लिखा जाता है क्या कि जो AFI इंडेक्स है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड के लिए कि 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर लार्जेस्ट पूल, जो सैक है कितना है 5.2 सेंटीमीटर, लेकिन AFI इंडेक्स एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 15.5 सेंटीमीटर शो हो रहा है इस रिपोर्ट में। कितना देखिए यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर क्या हो रहा है शो हो रहा है इस रिपोर्ट में, मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना है यहाँ पे 15.5, और जो नॉर्मल AFI होता है कितना होता है 5 से 25 की रेंज में। यदि ये एमनियोटिक फ्लूइड 5 से कम हो जाए, 5 सेंटीमीटर से जो AFI इंडेक्स कम हो जाए, मतलब ओलिगोहाइड्रोमनियस की कंडीशन है। ऐसे केस में यदि लेबर पेन आते भी हैं तो ज़्यादा वेट डॉक्टर नहीं करेंगे, क्योंकि यदि एमनियोटिक फ्लूइड नहीं रहेगा बच्चे को सफोकेट हो सकता है, बच्चे की जान भी जा सकती है गर्भ में ही। यदि 25 से ज़्यादा है, यदि यही एमनियोटिक फ्लूइड आपकी स्कैनिंग में पता चले कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा AFI इंडेक्स निकला है, तब डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिकेशंस देंगे, डाइट कम लेने को कहेंगे, आपकी जो डाइट है उसमें फ्लूइड है जो कम लेने को कहेंगे, कुछ मेडिकेशन के थ्रू उस फ्लूइड को बाहर निकलवाया भी जाएगा, कभी कभी एम्नियोटॉमी परफॉर्म करके उस फ्लूइड को बाहर भी एस्पिरेट किया जाता है। तो वो कंडीशन कहलाएगी क्या, यदि 25 सेंटीमीटर जो AFI इंडेक्स है वो ज़्यादा हो, या फिर 2000 ml से ज़्यादा ही फ्लूइड चला जाए, तब कहलाएगी क्या पॉलीहाइड्रोमनियस। दोनों केसेस में रिस्की कंडीशन ही है। फिर यहाँ पे स्कैनिंग में लिखा हुआ है जो डायमीटर्स हैं, बायपैराइटल डायमीटर, हेड सर्कमफेरेंस, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, फीमर लेंथ, बच्चे का वजन, ये सब चीज़ें जब स्कैनिंग में लिखी हो तो अब आप इसको कैसे रीड आउट करेंगे, ये सबके बस की बात नहीं होती है कि इस स्कैनिंग को प्रॉपरली रीड कर जाए। तो इस स्कैनिंग के अकॉर्डिंग जो बायपैराइटल डायमीटर मतलब जो स्कल है, क्या है जो पूरा स्कल है वो कितना है, ये देखिए यहाँ पे इस स्कैनिंग के हिसाब से दूसरी स्कैनिंग रिपोर्ट है यहाँ पे जो ऐड की गई है, इसके अकॉर्डिंग जो बायपैराइटल डायमीटर है वो क्या है पूरा यहाँ पे इंक्लूडेड करके दिखाया जाएगा। जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये डायमीटर भी बढ़ते जाएगा।
जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ेगी डायमीटर भी बढ़ते जाएगा। फिर आता है यहाँ पर हेड सरकमफेरेंस, मतलब हेड की जो साइज है वो क्या है, हेड की साइज है ये पूरी बताई जाएगी क्या है। तो बायपैराइटल डायमीटर है, इसमें बताएंगे क्या, स्कल पूरा हेड सरकमफेरेंस में चारों तरफ है जो इंक्लूड किया जाएगा। चेस्ट सरकमफेरेंस जनरली एब्डोमिनल सरकमफेरेंस चेक किया जाता, मतलब बच्चे की जो एब्डोमिनल एरिया वाली साइज है वो कितनी है, यहाँ पे माँ का एब्डोमिनल एरिया इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा, बच्चे का चेक किया जाएगा स्कैनिंग में। फिर यहाँ पे आपका आता है हेड सरकमफेरेंस, तो एज ऑन एज के हिसाब से बढ़ते जाएगा। बायपैराइटल डायमीटर एंड हेड सरकमफेरेंस। फीमर वन, जो लेंथ है बच्चे की नापी जाती है, इसी के थ्रू नापी जाती है कि बच्चे की लंबाई कितनी है, तो वो क्राउन टू रम्प लेंथ होती है, हेड टू टॉय तक की जो लेंथ यूट्रस में ही चेक की जाएगी वो क्या कहलाती है, क्राउन रम्प लेंथ। अब है यहाँ पर वेट, तो नॉर्मली जो इंडियन बेबीज़ का हम बात करें तो बच्चे का वजन होता है 2.5 kg से ज़्यादा। इस स्कैनिंग रिपोर्ट के हिसाब से जो वजन कितना शो हो रहा है वो बताया गया 2.573 ग्राम, 2573 ग्राम, कितना 2573 ग्राम। तो यहाँ पे पहले आप ये देखिए कि जो डायमीटर है, ये देखिए एज के अकॉर्डिंग जो हेड सरकमफेरेंस है, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस है, फीमर लेंथ, FL का मतलब होता है फीमर लेंथ, बायपैराइटल डायमीटर, जेस्टेशनल वीक, तो अकॉर्डिंग टू दैट इसके जैसे जैसे जेस्टेशनल वीक बढ़ते जाएंगे, 12 वीक की प्रेगनेंसी है, बच्चे की हेड की साइज को छोटी सी रहेगी, जैसे जैसे वीक बढ़ते जाएंगे बच्चे के हेड की साइज है जो बढ़ती जाएगी, बायपैराइटल डायमीटर बढ़ते जाएंगे, फीमर लेंथ बढ़ती जाएगी, हेड सरकमफेरेंस बढ़ेगा एंड एब्डोमिनल सरकमफेरेंस बढ़ेगा। क्लियर, तो ये चीज़ें यहाँ पे इस स्कैनिंग में चेक की जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे वजन की बात करें हम, तो इंडियन बेबीज़ की हम बात करें तो इंडियन बेबीज़ का जन्म के समय यदि 2500 ग्राम से वजन ज़्यादा है, मतलब 37 हफ्ते के बाद, और जो 250 ग्राम से 2.5 kg से वेट ज़्यादा है, मतलब कि बच्चा क्या है, नॉर्मली हेल्दी है, नॉर्मल टर्म वेट के साथ पैदा हुआ है, इससे कम है तो बच्चे को लो बर्थ वेट बेबीज़ की कैटेगरी में भी कंसीडर किया जाता है। तो ये चीज़ है जो यहाँ पे चेक की जाएगी इस स्कैनिंग में। अब एक और पॉइंट यहाँ पे इसी स्कैनिंग में ऐड किया जाता है, वो होता है कॉर्ड। क्या है यहाँ पे, कॉर्ड, कि बच्चे ने कॉर्ड को लपेट के तो नहीं रखा है, बच्चे ने कॉर्ड लपेट के तो नहीं रखी है, वो चीज़ भी यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस स्कैनिंग रिपोर्ट के हिसाब से एक जो और मैंने यहाँ पे ऐड की है, तो इसमें कहा है कि बच्चे ने सिंगल लूप कॉर्ड है जो, क्या है, बच्चे ने सिंगल लूप कॉर्ड को लपेट के रखा है, सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द फीटल नेक। ये देखिए इस रिपोर्ट के हिसाब से इसमें कहा गया है कि बच्चे ने सिंगल कॉर्ड है जो लपेट रखी है अराउंड द फीटल नेक। AFI इंडेक्स, इस जो मैंने पॉलीहाइड्रोमनियास बताया, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा में इसमें पॉलीहाइड्रोमनियास को कंसीडर कर दिया गया है, क्योंकि ये जब ऑलरेडी 36 वीक की रिपोर्ट है यहाँ पे LMP के हिसाब से, तो यहाँ पे इसके हिसाब से पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन है, बच्चे जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर सिंगल लूप कॉर्ड अराउंड द फीटल नेक, ये आपने जनरली नेचुरल जो एंटी स्कैनिंग जो लास्ट स्कैनिंग है उसमें ये आपको बताया जाता है कि बच्चे ने यदि 1 या 2 राउंड लपेट के रखे हैं, और कॉर्ड की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू भी इस कॉर्ड को रिमूव करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। ऐसे केस में जैसे ही हेड विजिबल होता है सबसे पहले कॉर्ड गले से निकाली जाती है, उसके बाद बच्चे को बाहर आने दिया जाता है। तो ये थी यहाँ पर एक नॉर्मल स्कैनिंग की आपको कैसे, यदि किसी की रिपोर्ट आपके हाथ में थमा दी जाए तो आप उसको पढ़ के पूरी उसकी रिपोर्ट 2 मिनट में कैसे बता देंगे कि कब आपकी डिलीवरी हो सकती है, आपका जो बच्चे की हार्ट रेट है वो कितनी है, कितनी बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड AFI इंडेक्स है वो कितना है, कॉर्ड प्रॉपर विजिबल है, बच्चा एक्टिव है या नहीं, फंडल हाइट में प्लेसेंटा किस तरीके से अटैच है, नीचे की तरफ तो नहीं आ गया है,
ऊपर की तरफ ही है। तो ये सब चीज़ें आप नॉर्मल रिपोर्ट के थ्रू जान सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।